आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे नेसेसिटी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मोड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड मोड्स ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन। फर्स्ट है नेसेसिटी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। देखो, जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे नेचर में बैलेंस को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, आपने फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में पढ़ाई है। अगर हमारे नेचर में से, हमारे इकोसिस्टम में से वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो फूड चेन एंड फूड वेब एंड जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है वन लेवल से दूसरे लेवल में, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अगर वो सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे तो क्या होगा, जो इकोसिस्टम के बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोटिक मतलब जो लिविंग फैक्टर्स हैं एंड एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इकोसिस्टम के बैलेंस को बनाए रखने के लिए वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन ज़रूरी है। सेकेंड रीज़न है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का। देखो, जिस कंट्री में वाइल्ड लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा होगी, मतलब वाइल्ड एनिमल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, उस कंट्री में टूरिज़्म भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, दूसरी कंट्री से लोग देखने आएंगे वाइल्ड एनिमल्स को। तो अगर टूरिज़्म इंक्रीज़ होगा किसी कंट्री का, तो उस कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इम्प्रूव होगी। थर्ड है कि वाइल्ड लाइफ को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही कंजर्व करते हैं। ठीक है, अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जब वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे तो ये हेल्प करता है नेचुरलिस्ट, नेचुरल बायोलॉजिस्ट की, कि ये वाइल्ड एनिमल्स को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही स्टडी कर सकें। ठीक है, किस तरह से स्टडी करते हैं? ये स्टडी करते हैं वाइल्ड एनिमल्स की मॉर्फोलॉजी, अनाटॉमी, इकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी को। तो इस तरह से जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है वो हेल्प करता है रिसर्चेज में। फोर्थ है, जो इंडिया का वाइल्ड लाइफ है वो हमारा कल्चरल असेट है। ठीक है, अब देखो, इंडियन आर्ट, लिटरेचर एंड रिलीजन ये वाइल्ड लाइफ से ही जुड़े हुए हैं। अब हिंदू रिलीजन में क्या होता है, जो ये पेड़ हैं जैसे तुलसी, पीपल, बरगद, इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, और जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है जैसे शेर, स्नेक, इन सभी की भी पूजा की जाती है। तो जो वाइल्ड लाइफ है ये हमारे रिलीजन और हमारे कल्चर से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको कंजर्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जिसमें फर्स्ट है प्रोटेक्शन बाय लॉ। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। 1972 से पहले भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए थे, बट जो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग था कि जितने भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके शिकार पर और जो उनसे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे जो उनके फर हैं, हाथी के दांत हैं, उनके व्यापार पर रोक लगाई जाए, मतलब उनको रेगुलेट किया जाए। ठीक है, सेकंड है जो रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वाइल्ड लाइफ की, उनके ट्रेड को बिल्कुल बैन कर दिया जाए। ठीक है, थर्ड है नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज बनाई जाए। ठीक है, अब तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हैं, लेकिन जो 1972 में एक्ट बनाया गया था, मतलब जो लॉ बनाया गया था, उसके अकॉर्डिंग था कि नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज भी बनाई जाए। सेकंड है कि लोगों को, यानी कि पीपल्स को पता होना चाहिए कि जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर उन्हें पता होगा कि वाइल्ड लाइफ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तभी वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ स्टडी को स्कूल्स एंड कॉलेज के करिकुलम में ऐड करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स को वाइल्ड लाइफ के बारे में नॉलेज मिल सके, वो उसके बारे में अवेयर हो सके और उसको कंजर्व करने में हेल्प कर सकें। थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स। देखो, नेशनल पार्क वो एरिया होता है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ को, वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करके रखा जाता है उनकी बेटरमेंट के लिए। ठीक है, ताकि कोई उनका शिकार ना कर सके। जो नेशनल पार्क्स हैं इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती हैं। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे। बांदीपुर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। फोर्थ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनमें भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको कंजर्व किया जाता है। ठीक है, जो सेंचुरीज हैं इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो अलाउ होती हैं, लेकिन बहुत कम ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं। जैसे ये टिम्बर को हार्वेस्ट कर सकते हैं और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको कम अमाउंट में ही कलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी सेंचुरीज हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। अन्नामलाई सेंचुरी, सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी, बीर मोती बाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी। फिफ्थ है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। देखो, जो बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है उसका मल्टीपल यूज़ किया जाता है। इस मल्टीपल यूज़ की वजह से जो बायोस्फीयर रिजर्व है उस एरिया को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। ये है बायोस्फीयर रिजर्व पूरा।
ठीक है, इसको 3 जोन में डिवाइड किया गया है, कोर जोन, बफर जोन एंड मैनिपुलेटिव जोन। फर्स्ट है कोर जोन। जो कोर जोन है वो बायोस्फीयर रिजर्व में बिल्कुल सेंटर वाला एरिया होता है और इस एरिया में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है और इस एरिया को लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है। सेकंड है बफर जोन। जो बफर जोन है वो कोर जोन को चारों तरफ से घेर के रखता है, ठीक है, और इस जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती हैं। थर्ड है मैनिपुलेटिव जोन। बायोस्फीयर रिजर्व का जो आउटर मोस्ट जोन है वो मैनिपुलेटिव जोन ही होता है और इस जोन में मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं, बट वो एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं जो इकोलॉजी को डिस्टर्ब ना कर सकें। बायोस्फीयर रिजर्व के एग्जाम्पल है मानस, ग्रेट निकोबार, नंदा देवी, नीलगिरी एट्सेट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन। देखो, फॉरेस्ट को तभी कंजर्व किया जा सकता है जब जितने पेड़ काटे जाएं उतने ही पेड़ लगाए भी जाएं। सेकंड है फॉरेस्ट को नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जिन्हें नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज में कन्वर्ट कर भी दिया गया है। थर्ड है कि बहुत से ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ पर रोड्स, होटल्स एंड डैम्स बनते हैं, तो इनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रक्ट होते हैं एंड अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट होंगे तो वाइल्ड लाइफ भी डिस्ट्रक्ट होगी। नेक्स्ट है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेंगे तो जो फॉरेस्ट का एरिया है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा।